नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि जीवनदायिनी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ आप जुड़ते हैं और अपने रोगों को आप अपने शरीर से, अपने से दूर कर लेते हैं। अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं केवल इस कार्यक्रम को देखने के माध्यम से, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे उपचार बताए जाते हैं जो आपके लिए जीवनदायिनी का काम करते हैं। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए अलग से समय निकाल सकें, और वहीं दूसरी ओर जानकारी का अभाव है, क्योंकि आजकल के इस दौर में हमारा रुझान आयुर्वेद की ओर से कम होता जा रहा है और हम जो प्रकृति तमाम संसाधन हमें मिलते हैं, हम उनका सदुपयोग कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें अनचाही अनजानी बीमारियां घेर लेती हैं और जिसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो, हमें ऐसे दिन ना देखने पड़े, इसी के लिए हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपना ख्याल रख सकें और साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें। यदि सभी लोग इस तरीके की मानसिकता से परिपूर्ण होंगे तो कहीं ना कहीं हम हर प्रकार के रोगों को दूर करने में ज़रूर सफल होंगे। और इन्हीं सब विषयों पे हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोजन के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में, नाश्ते में, रात्रि भोजन में, दोपहर के भोजन में, लंच में। लेकिन कभी हमने सोचा है क्या कि ये भोजन हम पेट भरने के लिए खाते हैं या अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए खाते हैं? क्योंकि भोजन में हमारे शरीर को ताकत देने की जो एक क्षमता है, वो क्षमता का हम क्या पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं प्रकृति तौर पर जो हमें मिलती है, उसमें हम केवल अपने पेट को ही नहीं भरते, बल्कि हम अपने शरीर में ताकत का संचार करते हैं, वो बल लेकर आते हैं अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए। लेकिन क्या होती है वो प्रक्रिया, कैसे हमें अपना भोजन लेना चाहिए, क्या कुछ हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, वो सारी बातों को जानने से हम चूक जाते हैं। और उसी का खामियाजा ये होता है कि हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो भी आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो भोजन का पूरा इस्तेमाल, दूध का पूरा इस्तेमाल, पानी का हम पूरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने इसी विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि आपने अपने कई कथनों में कहा है कि दूध अमृत तुल्य होता है, दूध चाहे किसी का भी हो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। हमने पिछले अपने अंकों में गाय के दूध पर बात की। आज के इस अंक में मैं बात करने जा रहा हूँ भैंस के दूध के बारे में। क्या भैंस का दूध भी लाभदायक ही होता है या सिर्फ पेट भरने के लिए एक भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? क्या है आखिर भैंस के दूध की क्षमता? देखिए, भैंस का दूध बलवर्धक, मीठा और मोटापा लाने वाला है जी। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भयंकर नींद लाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद लाने के लिए भैंस का दूध बहुत ही उत्तम है। जिनको नींद नहीं आती है उनको एक गिलास हल्का गर्म दूध पिला दिया जाए और उनको किसी कार्य के लिए कहा जाए कि काम कर ले, तो 10 मिनट काम करके विश्राम करने लगा, सो जाएगा जी। ये भैंस के दूध के अंदर की विशेषता है। और भैंस का दूध जो है पचने में बहुत हार्ड है और एक कब्ज पैदा करता है।
जी। अब एक विशेषता इसकी और है कि स्मरण शक्ति को घटाता है और आँखों की दृष्टि पे भी इसका असर अच्छा नहीं पड़ता। इसमें भी नज़ला इससे तेज़ी से बढ़ता है। जिसका नज़ला बढ़ेगा उसको आँखों की ज्योति कम होगी। जैसे मिट्टी का कहते हैं खिलौना है, यदि आप भैंस का दूध ज़्यादा पीते हैं और आपके पास काम नहीं है तो आप खिलौने की भांति बस एक जगह बैठे रहेंगे, आपका चलने फिरने को मन नहीं करता जी। यदि असली भैंस का दूध है तो। यदि इसमें पानी मिला रखा है और कोई मिलावट कर रखी है तो इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भैंस के दूध से खोआ पनीर भले कोई भी चीज़ बना लें, परंतु इससे रसगुल्ले आप नहीं बना सकते जी। वो नहीं बनते इसके। और इससे पनीर से जो मिठाइयाँ बनाई भी जाती हैं वो भी मिठाइयाँ पूरी कामयाब नहीं है जितनी कि गाय के दूध की है। और एक इसकी विशेषता और है कि यदि भैंस का दूध आप कच्चा भी पी लेते हैं बिना उबाले भी, तो भी ये आपको मोटापा ही देगा, परंतु शरीर में चुस्ती नहीं देगा, सुस्ती ज़्यादा लाता है। और इसके अंदर की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे दही जमा के जो मक्खन निकाला जाता है, उस घी को आप किसी चीज़ में मिला के लेते हैं तो इससे आपको बड़ी अजीब सी डकारें आती रहती हैं जी। यानी पचने में भी ये बहुत भारी है। अब भैंस के दूध में एक और बड़ी विशेषता है कि यदि भैंस के पेट में बच्चा रुके हुए 4 महीने हो जाएं तो इस दूध के अंदर खारापन आ जाता है, दूध नमकीन हो जाता है। फिर ये दूध हर एक आदमी को माप कर नहीं आता, परंतु ये चीज़ गाय के दूध में नहीं है। गाय का दूध, गाय के पेट में बच्चा रहने के बाद भी जो उसका पहले का स्वाद था वही स्वाद रहेगा, इसमें खारापन नहीं आता। परंतु भैंस के दूध में खारापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इस खारेपन दूध को यदि आप चीनी मिला के पीते हैं तो आपको बहुत तेज कब्ज करता है। और कब्ज जो हर एक रोग की जननी है। जितने भी शरीर के अंदर रोग पैदा होते सब कब्ज से पैदा होते हैं। जिस चीज़ को लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, वो पेट में आंतों में जाके वो ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है आपके गुर्दों पे। गुर्दों के ऊपर जैसे खड़े पानी में काई जमती, ऐसे इसकी चिकनाहट जम जाती है। तो गुर्दों ने जो टट्टी पेशाब खून लग करना है उसके करने में इनको परेशानी आती है। फिर किडनी का रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और आज पूरे संसार के अंदर किडनी का उपचार बिल्कुल नहीं है। डायलिस करके जो किडनी को बचाने की कोशिश करते हो बचती नहीं, बल्कि और ज़्यादा ख़राब होती है। और दूसरे की किडनी लगा करके वो दवाइयों पर कुछ दिन के लिए रुकती है। कोई साल काटता, कोई 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल काटता, मृत्यु हो जाती है। परंतु यदि आप गाय का दूध पी रहे हैं
तो आपकी किडनी में किसी किस्म का नुक्स पड़ ही नहीं सकता। जी जी। और भैंस का दूध पी रहे हैं तो किडनी पे आपकी पे हमेशा लोड रहेगा रहेगा, वजन रहेगा रहेगा। खाया पिया ढंग से नहीं पचेगा, पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है। पेट में जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे जाके ये जम जाता है। आंतों के अंदर जो पखाने को सरकाने की शक्ति है वो कम होती जाती है। और जिसको मोटापा आता है वो गुब्बारे के भांति शरीर फूलता जाता है, परंतु अंदर से पूरी ताकत नहीं होती। जो कड़ी मेहनत करने वाले, जो पसीना जिनको आता है, वो भले ही इस दूध को पचा लें, परंतु जिनको पसीना शरीर से नहीं आता और जो एसी में बैठ के कार्य करते हैं, एसी में सोते हैं, फ्रिज का खाते हैं, उसके लिए भैंस का दूध एक किस्म का पॉइजन है। क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ की परीक्षा करता हूँ तब उसको बात बताता हूँ। भैंस का दूध खाने वाले का जब नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि देखिए, पहले तो आपको अपने दूध का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें गाय का दूध लाएं या भैंस का दूध लाएं, नहीं लाना। गाय का या बकरी का दूध चलना। भैंस का दूध लेंगे तो आपका उपचार लंबे समय तक चलेगा और आपको फिर भी पूर्ण लाभ नहीं होगा, क्योंकि भैंस के दूध में पाचन शक्ति कमज़ोर करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। लीवर पे इसकी चिकनाहट ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो फिर आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती तो जाके गुर्दे में ऐसे बैठता है ये खाया पिया जैसे पानी पे काई जमती है। फिर यहाँ से आपको ना पेट साफ होगा ना पेशाब खुल के आएगा, और जो थोड़ा बहुत खून बना वो तिल्ली स्वीकार नहीं करके उसको उल्टा फेंक देगी। फिर आपको 36 किस्म के रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह, और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी। लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे, और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं। और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरा नाम वीना भाटिया है, मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिया बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50% चल फिर जाते हैं। अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी उठ जाती हूँ। और अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है और इनका नाम है दिनेश चंद्र, अल्मोड़ा उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। और इन्होंने मैसेज किया है कि ये जो इनकी माताजी हैं 72 वर्ष की हैं और उनके सारे दांत निकल चुके हैं, लेकिन डेंटिस्ट से जब नकली दांत लगवाने के लिए उन्होंने बोला तो डेंटिस्ट ने भी बताया कि हड्डी घिस चुकी है, दांत नहीं लग सकते। तो ये जानना चाहते हैं कि रोटी चबाने में उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे में अब क्या किया जा सकता है? देखिए, कुछ डॉक्टर
आर्टिफिशियल दांत लगाने में स्पेशल हैं जो कि उसमें मसूड़ा लगा सकते हैं। हर एक डॉक्टर को दांत लगाने का पूरा तजर्बा नहीं है, और जब तक वो मसूड़ा नहीं लगाती है तो आप चाहे कोई भी किसी भी किस्म की रोटी खाएं, दाल है, सब्जी है, दूध है, उसमें अच्छी तरह मसल के जैसे सूप पिया जाता है ऐसे पीने को दें। जो चबाने की चीज़ है वो इसको बिल्कुल ना दें, तो इसको इससे कमज़ोरी नहीं आएगी और इसको ताकत भी मिलेगी। परंतु दांत उसी के मसूड़े से हड्डी ख़त्म होती है। जो डॉक्टरों से लापरवाही से दांत निकालते हैं, डॉक्टर हड्डी को क्रैक कर देते हैं। वो हड्डी जो है अंदर से जैसे किसी चीज़ पे रंदा लगा के खुरदरापन समाप्त किया जाता है, ऐसे हड्डी के अंदर से जब दांत को निकालते हैं, जहाँ से दांत निकाला जाता है वो मसूड़ा जो है समाप्त हो जाता है। तो इसमें आर्टिफिशियल दांत लगाने में हर डॉक्टर कामयाब नहीं है। इसमें 100 में से 1 या 2% कामयाब हैं, 98% कामयाब नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। इनको डालेंगे तो इसकी पाचन शक्ति में शरीर में काफ़ी परिवर्तन आएगा। और यदि जबड़ा लगने वाला होगा तो आपको डॉक्टर का एड्रेस देंगे, वहाँ जाके आप जबड़ा आराम से लगा सकते हैं। हफ्ते में वो जबड़ा इसको बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। अब इसको कभी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ भी चबा सकती है। फिलहाल एक और दर्शक है लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, क्या शुभ नाम है आपका? हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशि शर्मा है। शशि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? साल की उम्र है, फरीदाबाद से बात कर रही हूँ मैं। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? मेरे हाथ में ना करंट सा रहता है, झंझनाहट बहुत ज्यादा। हाथों में झंझनाहट रहती है, करंट जैसा महसूस होता है। हाँ। देखिए बेटा, टीवी के माध्यम से मैं कोई भी दवाई नहीं बेचता, ना कोई उपचार करता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण करूँगा मैं आपको झूठा उपचार बता दूँ, आप ये कर लें, आपका पैसा बर्बाद हो, इनका रोग बढ़ जाए, मुझे क्या मिलेगा? अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को देंगे, दवाई खाएगा और आप मालिश करेंगे तो उसी दिन इसको 10% आराम भी मिल जाएगा। और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मोहम्मद वारिस जी ने पूछा है, जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने कहा है कि मुंह में छाले बहुत समय से पड़े हैं, भोजन भी अब नहीं खाया जाता, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, मुंह के छाले होने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण होते हैं। आप बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं कोई उपचार आपको बता दूं और आप ढंग से ना करें तो आपके छाले और बढ़ेंगे। तो सबसे अच्छा यह कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की होंगी, पीने की होंगी, मालिश करने के तेल होंगे, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ होंगी। और एक आपको दवाई दी जाएगी मुंह में कूड़ा करने के लिए, मुंह में रख के 5 मिनट तक उसको
कूड़ा करना, उसके बाद थूकना, तो उसी टाइम आपके छालों में कम से कम 10 से 15% का आराम मिल जाएगा। अब दिन में आपको कम से कम 5 से 6 बार एक कूड़ा करना पड़ेगा। फिर जो नियम बताएंगे वो करेंगे तो 1 महीने में चाहे आपकी जीभ पे कितने भी पुराने से पुराने छाले समाप्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कार्यक्रम के साथ साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल अब वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।